हाँ जी बेटे, सबसे पहले हेडिंग डालें। कंडीशन वारंटी की सबसे पहले हेडिंग है स्टिपुलेशन एस टू टाइम, सेक्शन 11। टाइम को लेकर क्या शर्त है, स्टिपुलेशन है जब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, यहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जहां बात आ जाती है। तो लिखो स्टिपुलेशन एस टू टाइम फॉर पेमेंट, stipulation as to time for payment is not to be deemed as the essence of the is not to be deemed as the essence, लिख ले। तो मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा, नहीं तो उसके कॉपी पेन भी खुलवा दूंगा। टोकने के बाद भी नहीं लिख रहा है ना, तो क्या होगा? वो जो गाना है ना दोस्तों के ऊपर, बिल्कुल फिट है ना, तो ऐसे ही कह रहा होगा। ये बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं लिख रहे भाई, लिख लो। दोनों तरफ से प्रैक्टिस होनी है, लिखने की भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ लिखो। अब जाकर तो आपके कई महीनों बाद स्टार्ट हुआ होगा लिखना, 12th के बाद। ट्वेल्थ के बाद कह रहा हूँ बेटा, अगर मार्च अच्छा इस बार आपके एग्जाम लेट हुए थे ना, बस प्रॉब्लम ये है। हाँ वो एग्जाम लेट हुए थे, अदरवाइज नहीं तो। चलो मैंने बोला है स्टिपुलेशन एस टू टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट पर अंडरलाइन कर लो। ये यहां पर बात आ रही है टाइम ऑफ पेमेंट की। स्टिपुलेशन एस टू टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट की बात आ रही है। इज नॉट द एसेंस ऑफ द, नॉट टू बी डीम्ड एज लिखा हुआ है, नॉट टू बी डीम्ड एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लिखा है स्टिपुलेशन एज टू टाइम is not to be deemed as the essence of the contract of sale। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम मेंशन नहीं है पेमेंट का, तो उसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते। यानी वो इतना इंपॉर्टेंट एसेंस नहीं है टाइम बताना। समझ रहे बात को, कि टाइम को लेकर आप बता रहे हो कि ये टाइम इस टाइम पर पेमेंट करनी है, तो वो उतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है इस सेल के अंदर। समझ रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी गई। ठीक है। स्टिपुलेशन मतलब शर्त। आपने सेल एग्रीमेंट में एंटर हुए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप बनाने जा रहे हैं किसी के साथ, और बाई चांस उसके अंदर आप टाइम लिखना भूल गए कि पेमेंट कब होगी, तो क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा? तो ये कह रहा है कि नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि टाइम मेंशन की वजह से उसकी आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसके ऊपर कोई वो लाएंगे इम्प्लीकेशंस कि आप पहुंच गए, नहीं नहीं जी हम तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं करेंगे जी, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें टाइम मेंशन नहीं। करो तो बहुत अच्छी बात है। ये तब की बात हो रही है कि बाई चांस मेंशन ना हो, हाँ फिर वो अपने आप रीजनेबल टाइम आ जाएगा। एसेंस नहीं है, जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, वहां पर वो नहीं है कि आप कह दो जी एक एसेंशियल एलिमेंट तो मिसिंग है जी, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। वो नहीं कह सकते यार, वहां से उसने आपको मुक्त कर दिया।
ठीक है जी। ये हमारा था सेक्शन 11। आ जाओ जी, सेक्शन 12 वह इतना सही है। ये सेक्शन 12 मैंने कहा ना, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशन चलेंगे इसमें। सेक्शन 12, कंडीशन एंड वारंटीज। कंडीशन एंड वारंटीज, सेक्शन 12, कंडीशन एंड वारंटी। तो इसमें लिखो, यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 12 है कंडीशन एंड वारंटी, तो सबसे पहले लिखो सेक्शन 12(1). सेक्शन 12(1) क्या कह रहा है, पढ़ो जरा इसको। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उसी में खत्म हो जाएगा ये। 12(1) क्या कह रहा है, अ स्टिपुलेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स। अभी तक पीछे बात हो रही थी किसके लिए, टाइम को लेकर। विद रेफरेंस टू टाइम nothing, but with reference to goods which are subject matter thereof may be condition or warranty। वो कहना चाह रहा है कि अगर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अगर कुछ भी स्टिपुलेशन है तो या तो वो कंडीशन कहलाएगा या फिर वो वारंटी कहलाएगा। तो लिखो इसमें, स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स, स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स, स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स मे बी अ कंडीशन और अ वारंटी। बिल्कुल सिंपल कर दिया हमने, छोटा सा। स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स मे बी अ कंडीशन और ए वारंटी। ठीक है जी, गुड्स से रिलेटेड अगर कोई भी शर्त है, वो शर्त या तो कंडीशन होगी या फिर वो वारंटी होगी। फिर लिखो नीचे सेक्शन 12(2), फिर लिखो स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ऐसी शर्त जो असेंशियल है मेरे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को लेकर। स्टिपुलेशन असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, स्टिपुलेशन असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या होगा वो, अगर वो असेंशियल है और उसी का ब्रीच हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रिपीडिएट हो सकता है, अगर वो असेंशियल है तो कॉमा डालकर लिखो ब्रीच ऑफ विच, ब्रीच ऑफ विच, ब्रीच ऑफ विच कॉज रिपीडिएशन, ब्रीच ऑफ विच कॉज, एकदम छोटा कर दिया मैंने, रिपीडिएशन, वो रिपीडिएट करने की पूरी क्षमता रखता है। ब्रीच ऑफ विच कॉज रिप्यूडिएशन, कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, रिपीडिएट करना, रिवोक करना, वही है। यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया नाम। सेक्शन 12(3) लिखिए, सेक्शन 12(3) लिखिए। A stipulation collateral to the main purpose of the contract। अब collateral वर्ड बोल रहा हूं मैं। A stipulation collateral to the main purpose of the contract is called warranty of the contract is called warranty। कॉमा डालकर लिखो ब्रीच ऑफ विच, जो एसेंशियल है वो तो आपकी क्या हो गई, कंडीशन, और अगर वो ब्रीच होती है तो रिपीडिएट कर देंगे, और जो कोलेट्रल है वो कहलाती है वारंटी। अगर वो ब्रीच होती है तो क्या कहलाएगा, क्लेम फॉर डैमेजेस। तो देखो वही कह रहा है, ब्रीच ऑफ विच will cause claim for damages।
अब लिखो सेक्शन 12(4). सेक्शन 12(4) अब वो कह रहा है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो जो स्टिपुलेशन है, जो शर्त है, वो या तो कंडीशन हो सकती है या वारंटी हो सकती है। देखो ध्यान से पढ़ना, वेदर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और ए वारंटी, कि वो कंडीशन है या वारंटी है, ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स इन ईच केस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उस पर डिपेंड करता है ये। स्टिपुलेशन में भी कंडीशन, सुन लो बेटे, वो जो शर्त है, वो जो स्टिपुलेशन है, या तो वो कंडीशन हो सकता है, दो कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि हम उसे हो सकता है लिख वारंटी रहे हो, प्रोनाउंस उसे वारंटी कर रहे हो, लेकिन वो वहां पर कंडीशन हो सकता है। ये सेक्शन 12(4) कह रहा है, अभी एग्जांपल से समझाएंगे भी, तो लिख लीजिए सेक्शन 12(4) में अ स्टिपुलेशन in a contract of sale may be condition of sale, may be a condition or a warranty, may be a condition or a warranty, which depends upon the construction of contract, which depends upon the construction of contract। ठीक है, इसी के नीचे एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, a stipulation may be a condition, a stipulation may be a condition though called as warranty, though called as warranty। अभी दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, सारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं पहले। बताओ बताओ, कहाँ मैं बताता हूँ। कंडीशन 2, THOUGH वाला 2, नेम्ड एज वारंटी, एक ही बात। एग्जाम्पल 1 पढ़ना बेटे, एग्जाम्पल 1 आप पढ़ो। He wants to purchase a car from you which can have a mileage of 20 km per liter। एक मिनट, कार खरीदने गए, कार की माइलेज डिफाइन की है उसने, माइलेज समझते हैं सभी लोग, कितने रुपए किलोमीटर वाले सिचुएशन आ गई कि 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर चलती है। 1 किलोमीटर में 20 किलोमीटर चल रही थी ये, 1 लीटर में 20 किलोमीटर, सॉरी 1 लीटर में 20 किलोमीटर। हाँ जी, You is pointing at a particular vehicle, says this car will suit him. Later he buys the car, but find out later on that this car only has a top mileage of 15 km। और उसने टॉप माइलेज दी सिर्फ 15 की, जबकि उसके लिए माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट थी 20 की। This amounts to a breach of condition because the seller made the stipulation which forms the essence of the contract। वो ये कहना चाह रहा है कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ही क्या था? माइलेज। मेरी कंडीशन ही एक थी कि आई वांट माइलेज। In this case, the mileage was a stipulation that was essential to the main purpose of the contract, and hence its breach is a breach of। अगर आपने भी सुना भी होगा, मैं नाम नहीं लूंगा उस ब्रांड का, अभी रिसेंटली उसी ब्रांड को लेकर जो कंपनी ने माइलेज अपनी कोट की थी वो नहीं दी, तो एक पर्सन जो है कोर्ट पहुंच चुका है। जैसे उन्होंने वो कहते हैं ना, बड़ा आता है कि हाँ भाई इतने पॉइंट इतने माइलेज हम देंगे पर लीटर, तो नहीं चल पाई। हाँ जी, उसमें भी लिखा भी होता है टर्म्स एंड कंडीशन, है ना, टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखा हुआ होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली इसी एक पॉइंट को उठाकर एक पार्टी कोर्ट पहुंच चुकी है कि भाई ये मेरे साथ चीटिंग हुआ है। अभी तो गया है कोर्ट, अभी एकदम न्यू ब्रांड कार है, न्यू लॉन्च है अभी। मतलब न्यू लॉन्च इन द सेंस 1 साल 2 साल हुआ है, 2 साल हुआ है,
तो वो लोग नहीं कर पाए, मीट नहीं कर पा रहे। बेटे ये आप क्या सोच रहे हो, न्यू लॉन्च में 1 साल कोई पुराना माना जाता है? आई डोंट थिंक सो 1 साल पुराना माना जाता है, इसे न्यू लॉन्च ही कहते हैं। आपको पता होगा, आप पढ़कर देखिएगा कंपनी की फैक्ट्रीज के बारे में, जो कार का मॉडल चेंज करने में कई साल लग जाते हैं, तो अभी तो पहला साल ही है। आगे पढ़ो बेटा। दिस अमाउंट्स टू अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, उसने साफ साफ लिख दिया कि ये क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन है, साफ साफ लिखा। एग्जाम्पल 2 पढ़े जरा। राम कंसल्ट्स श्याम अ मोटर कार डीलर। ऑलरेडी एक मोटर कार डीलर है, उसके पास वो पहुंचता है कि भाई मुझे कार लेनी है, कंसल्टेंसी चल रही है, और उसने साफ साफ बता दिया जो उसको सूट करे, सुइटेबल फॉर टूरिंग पर्पस, कि मैं टूरिस्ट हूं और मुझे टूर पर जाना होता है, टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट, मैं किसी फील्ड में हूं, मेरा प्रोडक्ट जो मैं उसको अपनी कार के साथ कैंपेनिंग करता हूं। ठीक है जी। श्याम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम। द कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर द टूरिंग पर्पसेस। उसने कहा भाई ये जो टूर के लिए आपने मुझे सजेस्ट किया, ये मेरे उन कंडीशंस पर प्योरली अनफिट है। Here the term of the car should be suitable for touring purposes, जो उसने बताया इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा है, कार शुड बी सुइटेबल फॉर टूरिंग पर्पस, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा है, मतलब वो मेरी मेन कंडीशन थी, वही स्टिपुलेशन था मेरे लिए। तो इज द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज सो वाइटल, वाइटल वर्ड यूज किया, अंडरलाइन कर लो, वाइटल। हमारे बोलते हैं ना बॉडी में वाइटल पार्ट्स, लंग्स वाइटल पार्ट हैं, किडनी, मतलब है तो वैसे सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाइटल पार्ट्स हैं कि एकदम से डैमेज हो जाए। इट इज सो वाइटल दैट इट्स नॉन फुलफिलमेंट डिफेक्ट्स द वेरी पर्पस ऑफ विच राम परचेजेस द कार, यानी राम जिस पर्पस के लिए कार खरीद रहा था, उसका वो पर्पस उससे फुलफिल नहीं हो रहा, उसको इफेक्ट कर रहा है। Ram is therefore entitled to reject the car and have refund the price, जो मैंने भी आपको बताया। उसने भी माइलेज वाली कंडीशन पर यही सूट किया है, भैया मुझे मेरी पैसे वापस चाहिए। इसी को फिर वो थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पढ़ो। Let us assume Ram buys a new Maruti car from the showroom and the car is guaranteed against any manufacturing defect under normal usage for a period of 1 year from the date of original purchase. ऐसा नॉर्मली होता ही है, जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो लिखा हुआ होता है 1 साल की गारंटी है हमारी। हाँ जी। And in the event of any manufacturing defect, there is a warranty for replacement of defective part. ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि कोई भी पार्ट डिफेक्टिव होगा विल रिप्लेस इट। हाँ जी। After 6 months, Ram finds that the horn of the car is not working. Here, in this case, he cannot terminate the contract. क्योंकि हॉर्न वॉज नॉट द वाइटल पार्ट ऑफ द कार, वाइटल पार्ट नहीं है कार का, समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ये बात है। आगे। The manufacturer can either get it repaired or replaced it with a new horn. Ram gets the right to claim for damages, if any, suffered by him, but not the right of reputation. यानी उसको रिपीडिएट करने का कोई राइट नहीं है, वाइटल पार्ट नहीं है। समझ गए? एग्जाम्पल याद रहेगा। डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे हैं हम कंडीशन एंड वारंटी। एक्चुअली पहले इसे कभी गारंटी एंड वारंटी प्रोनाउंस किया जाता था, तो वो जो गारंटी को जाकर अब वो कंडीशंस पर ले आए। ठीक है। हाँ जी, कंडीशन एंड वारंटी हम पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मीनिंग। सबसे पहला मीनिंग ही क्या डिफरेंस है, कंडीशन में क्या मीनिंग है और वारंटी में क्या मीनिंग है, अभी हमने लिखा, याद है? डेफिनेशन में क्या लिखा, वो एसेंशियल है और वो कोलेट्रल है।
यही लिखा था हमने। अगर ढंग से उन्हें कर ले, इसको कर लो तो ऊपर क्लियर हो जाता है, ऊपर वाला पढ़ लो तो ये क्लियर हो जाता है। सेकंड, राइट इन केस ऑफ ब्रीच, कंडीशन के अंदर तो रिपीडिएट कर सकते हो ब्रीच में, लेकिन उसमें नहीं कर सकते, वो पढ़ लिया हमने, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशंस, अभी हमने लास्ट में पढ़ा है 4 के अंदर, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी, समझ गए ना, कि हॉर्न खराब हो गया तो इसका मतलब वो कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कार का कोई वाइटल पार्ट खराब हो गया, आप चाहो तो उसे ठीक है रिप्लेस करके मेरे को आगे कार यही चाहिए, वो आपने वारंटी में कन्वर्ट कर दिया, आपने चाहा तो। गेटिंग माइंड क्लियर सबको? चलो वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, सेक्शन 13 पर आ गए अब। ये फिर से 3 सबसेक्शंस के अंदर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सबसेक्शन 1, 2 एंड 3। सेक्शन 13 क्या है? व्हेन कंडीशंस टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, यानी लोअर पार्ट पे चले गए, जो कंडीशन थी उसको वारंटी मान रहे हैं। ठीक है जी। अब कई बच्चों से मैं पढ़ा चुका हूँ, किस कोई और जिसको अभी तक नहीं बोला हो कभी, वो पढ़ो। नहीं, अपने आप से, अपने आप से वॉलंटरली, वॉलंटरली नहीं, मैंने कहा उनको ले जिनको कोई भी नहीं है, वॉलंटरली आप इनसे नहीं पढ़वाया, वही पढ़वाते, वही पढ़वाते। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated. क्या मीनिंग है बताओ जी इसका? अब पढ़ तो दिया, आप सबने ध्यान नहीं दिया। ये थोड़ी है कि एक बच्चे ने पढ़ना है तो उसने अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, अपने बातें करो। अभी तो बताया, अभी तो जस्ट बताया था कि वाइटल पार्ट खराब हो गया, मैंने पहले ही बता दी बात, वाइटल पार्ट खराब हो गया, मैंने कहा भाई मुझे तू बस इसे ठीक करके दे दे, मैं कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं कर रहा, मुझे यही कार चाहिए। जबकि कंडीशन थी, मैं चाहता तो वहां पर उसको मना कर सकता था, लेकिन मैंने उसको कहा तू बस इसे रिप्लेस कर दे, या डैमेज जो है इसका वो ठीक कर दे, यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही कार चाहिए। दैट इज अप टू यू। तो आपने क्या किया, उस कंडीशन को किस में कन्वर्ट कर दिया? यही तो लिखा है, तो लिख दो सेक्शन 13(1). बायर में वेव, सीधा यहीं से स्टार्ट करना है, बायर में वेव द कंडीशन, बायर में वेव द कंडीशन बायर में वेव द, उसने वेव कर दिया, तो वो क्या कह रहा है कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, कंडीशन को किसमें ट्रीट कर रहा हूं? वारंटी में। तो लिख रहा है इलेक्टेड टू, कॉमा डालकर निकला, इलेक्टेड टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज, इलेक्टेड टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, और डॉट डॉट डालकर लिख लो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी रिप्यूडिएटेड। कॉन्ट्रैक्ट अब क्या होगा? रिप्यूडिएट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी रिप्यूडिएटेड। ये सबसेक्शन 1 के साथ था, आप पढ़ो सबसेक्शन 2 के साथ, ध्यान से पढ़ना। देखो हमने पढ़ा हुआ होता, वही कह रहा हूं कि सुनोगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, नहीं सुनोगे तो फिर कहां से क्लियर होगा? सबसेक्शन 2 के साथ
पढ़ो, आप ही पढ़ो। Where a contract of sale is not severable and the buyer has सेवरेबल मतलब क्या होता है? अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, सेपरेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, नहीं बांट नहीं पा रहे कि अच्छा चल इतना पार्ट इधर इतना पार्ट इधर, ऐसा नहीं कर पा रहे। हाँ जी। and the buyer has accepted the goods or part thereof. The breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated. Unless there is a term of the contract, express or implied, to that effect. Subsection 2. अनलेस वर्ड जहां आ जाए वो हमें बड़ा ध्यान रखना है। अनलेस का मतलब हो गया, इसका मतलब वहां पर वो टर्म डिफाइंड होनी जरूरी है, वहां पर वो टर्म डिफाइंड होनी जरूरी है। कोई और एक्सप्लेन करेगा, बताओ। जल्दी जल्दी, आज खत्म करना है इसे, अगला बैच बच्चे आने शुरू हो गए। क्या टाइमिंग्स चेंज कर दी? टाइमिंग्स क्या रखे थे आपके? टाइमिंग्स क्या रखे थे? 8:30 से 11। वही कह रहा हूँ, जल्दी से बेटा लिखो, जल्दी से। वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल, वेयर contract of sale is not severable, contract of sale is not severable and buyer has accepted the goods। ये पूरा एक होगा कि buyer has accepted the goods or part thereof and buyer has accepted the goods or part thereof। क्या हुआ? आगे आ रहा हूँ भाई, मैं उसको छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा, इससे ज्यादा छोटा हो नहीं पाएगा, लिखना ही पड़ेगा। मैं चाह रहा था कि कुछ छोटा कर दूं, नहीं कर पा रहे। लिखो बेटा, ब्रीच ऑफ कंडीशन, कॉमा डालकर लिखिए, द ब्रीच ऑफ कंडीशन, breach of condition to be fulfilled by the seller can only be treated as breach of warranty, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानना है ना। तो कह रहा है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। उसे कब मानेंगे ब्रीच ऑफ वारंटी? यहां से फिर वो लिखना है अनलेस, यहां पर आएगा अनलेस देयर इज अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस देयर इज अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। यानी अगर कोई ऐसी टर्म कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही डिफाइंड है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेंगे। ये डिपेंड कर गया किस पर? हमारे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन। लिखो जी, सेक्शन सब सेक्शन 3 के साथ लिखो बेटा, सब सेक्शन 3 के साथ।
रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। जब बात इम्पॉसिबिलिटी की आ जाएगी तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जब वो इम्पॉसिबल ही है, अब मैं कर ही नहीं सकता उसको ठीक, तो वहां पर वो इम्पॉसिबिलिटी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वो गारंटी से वारंटी। ठीक है जी, वो इसका एनालिसिस वही सेम है। नहीं नहीं, ये लास्ट टॉपिक इसका, आप देख लो बुक में लास्ट टॉपिक है। चलो ठीक है, एक कोशिश करना, ये 3 पेज और बचे हैं, 3 या 4, इसको पढ़कर आना। इसमें सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ये लिखवा भी नहीं रहा, लिखवा भी नहीं रहा, बहुत अच्छा वर्ड है, पढ़ा भी हुआ है आपने, लेट द बायर। अगर आप इस टर्म्स को पढ़ेंगे ना तो आपके जब अगले टॉपिक्स जो आ रहे हैं बिल्कुल आसान आसान आ रहे हैं। तो एक बार कोशिश करना कि घर से पढ़कर आना, घर से पढ़कर आओगे तो जरा मेरे लिए भी और इजी हो जाएगा और आपके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, चलो एज यू से। Thank you.